नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह और आज हम आए हैं कृषि फार्म पर। जो विजय दीक्षित जी हैं, उनका दीक्षित कृषि फार्म है, उनसे हम बात करेंगे। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है और उन्नत खेती करने वाले हमारे विजय दीक्षित जी हैं, जो कि सभी फसलें बहुत अच्छे से करते हैं और उन्हें फसल करने के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है। आज हम उनके फार्म पर पहुंचेंगे और पहुंचकर हम उनसे बात करेंगे कि अभी जो खरीफ की फसल चल रही है, उसके बारे में बताएंगे। कौन-कौन सी फसलें इस समय की जाती हैं और किस तरीके से अच्छी तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकें, वो उनसे जानकारी लेंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं उनके कृषि फार्म पर। अब हम पहुंच गए हैं दीक्षित कृषि फार्म पर और अब हम मिलेंगे अपने प्रिय मित्र दीक्षित जी से और जानकारी लेंगे। अभी उनके पास मक्का की फसल खड़ी हुई है, जो कि बहुत अच्छी लहलाती हुई फसल है। अभी उनसे हम जानकारी लेंगे कि इसको कब बोया है और कितने समय में तैयार हो जाती है और क्या-क्या इसकी निगरानी रखनी पड़ती है, वो उनसे हम बात करते हैं दीक्षित जी से। नमस्कार दीक्षित जी। नमस्कार। और हम आ गए हैं दीक्षित जी के पास। अब हम इनसे बात करेंगे और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, तो ये आपकी लहलाती हुई फसल है मक्का। जी। हाँ, तो इसके बारे में आप जानकारी देंगे कि ये कब बोई जाती है और इसकी क्या-क्या निगरानी रखनी होती है, ये आप बताइए। किस समय बोई गई है आपकी ये फसल? भैया ये जो है 20 जून के बाद जब मानसून आ जाता है, बरसात अपनी हो जाती है शुरू, उसके बाद 20 जून के बाद और 20 जुलाई तक इसे लगा सकते हैं। अच्छा। और हमारी जो है ये लगी है लगभग 5-7 जुलाई के करीब लगी हुई है और आपके सामने है, ठीक-ठाक स्थिति में है, अभी किसी रोग से ग्रसित नहीं है और बढ़िया स्थिति में है। और ये हमारा जो है सामने बाजरा है, वो भी बढ़िया स्थिति में है। आप देखिए पीछे दिखाइए बाजरा, ये भी बढ़िया स्थिति में है। अच्छा दीक्षित जी, इसमें क्या-क्या ध्यान रखना होता है जब इसको बोते हैं? तो इसमें क्या कोई दवा वगैरह की ज़रूरत होती है या फिर विदाउट दवा के इसको लगाया गया है? वो खेत की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मेरे इसमें मक्का से पहले भी मक्का थी इसमें, अच्छा, अच्छा। तो उसको देखते हुए इसमें दवा के हिसाब से इसमें फिप्रोनिल डाली, जिससे दीमक और अन्य तरह के छोटे-छोटे बैक्टीरिया कीटनाशक होते हैं, तो उससे दीमक नहीं आती जड़ पे, फसल हमारी स्वस्थ रहती है। अगर हम उसमें नहीं डालेंगे फिप्रोनिल, तो हो सकता है उसमें जब पौधा अपनी पूरी अवस्था में आए, इस पे भुंटा आना तैयार हो, दाना तैयार हो, नीचे से जड़ उसकी कंद जाए, दीमक काट दे तो पूरा पौधा खराब हो जाएगा, हमारी की हुई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और एवरेजन रहता है इसमें 10 किलो प्रति बीघा, यानी 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें डीएपी डालते हैं हम। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तमाम चीज़ें रहती हैं, सल्फर भी लगा देती हैं, इससे पौधा के लिए ठीक रहती है। और उसके बाद में देसी खाद जो गाय भैंसों का होता है वो तो डालना है ही है, इससे हमारी फसल स्वस्थ रहती है। उसके बाद में रहता है, जब फसल तैयार हो गई 15-20 दिन की हो गई, पानी का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है समय-समय पे। जब फसल हमारी पानी मांग रही, पानी आपको देना ही देना है। विशेष करके लोग करते क्या हैं, यूरिया हम पहले डाल देते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है, हमने पहले यूरिया डाल दी, उसके बाद में हमने पानी लगाया, तो वो जो है पानी के साथ उसका रिसाव काफ़ी ज़मीन में पहुँचने से उसका जितना हमें मिलना चाहिए फसल के लिए, उतनी नाइट्रोजन इत्यादि पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए यूरिया विशेषकर डालना चाहिए पानी लगाने के बाद, और रहना चाहिए 5 किलो पर बीघा, 25 किलो पर एकड़ से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। लोग करते क्या हैं, 15 किलो पर बीघा, 75 किलो एकड़ लगा दिया उन्होंने, उससे फसल स्वस्थ होने की जगह और ख़राब हो जाती है धीरे-धीरे। तमाम तरह की दवाएँ रहती हैं। तो दीक्षित जी, पानी लगने के कितने दिन बाद इसमें यूरिया लगा देना चाहिए? पानी लगने के दूसरे दिन ही यूरिया लगनी चाहिए। आज हमने अच्छा। पानी लगाया तो कल यूरिया लग जाएगा। अच्छा, आपने अभी बताया हमें कि इसमें मक्का के बाद ही मक्का की फसल की गई है। जी, जी। तो साल में कितनी बार हम मक्का को कर सकते हैं? भई वो टेम्परेचर और मौसम के अनुसार रहता है, समय-समय पे। बहुत जगह ऐसी है, मक्का हमारा जो है आज के टाइम पे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे हैं मक्का उत्पादन में। पहले बहुत पीछे रहा करते थे, अब
जो है दूसरे नंबर पे हैं, और हमारे लगभग सभी बड़े प्रांतों में मक्का हो रही है। तो वो वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर है, वहाँ कहाँ सूटेबल हो रही है। हमारे यहाँ जो है गर्मी की भी मक्का होती है और बरसात की भी मक्का होती है, 2 फसल होती हैं मक्का की। अब मक्का की में भविष्य में आलू होगा, इसमें लहसुन होगा, लहसुन के और आलू के बाद फिर मक्का होगी, मक्का की में फिर मक्का हो जाती है। अच्छा। तो जो बरसात के समय जो मक्का हुई है और जो इससे पहले जो मक्का हुई है, दोनों का उत्पादन सेम रहता है क्या? कुछ अंतर रहता है इन उत्पादन में? नहीं, अंतर रहता है। क्या अंतर ये अंतर है? रहता है, वो मक्का जो है हमारी लगभग 45 से 50 क्विंटल पर एकड़ जाती है, और वहीं ये जो है रहनी चाहिए हमारी 20 अच्छा। 20 कुंटल रहती है बरसात वाली। मगर इसकी क्वालिटी में उसकी क्वालिटी में अंतर रहता है। इसकी चमक अलग होगी, इसकी चमक नहीं होती है। ये खाने में उतनी स्वादिष्ट होगी, वो नहीं होगी, मगर उत्पादन उसका इससे 1.5 गुना ज़्यादा रहता है। डेढ़ वो आप गुना। मान के चलिए पर एकड़ 50 कुंटल, ये पर एकड़ 20 कुंटल। अच्छा। अच्छा, इसको जब ये बोने के बाद कितने समय बाद इसमें नराई या गुड़ाई की आवश्यकता रहती है? दूसरा, इसमें नराई गुड़ाई करना ज़्यादा आवश्यक है या फिर आज के समय में मैंने देखा है कि तमाम दवाइयाँ चलने लगी हैं, तो उसमें दवा लगाने से खरपतवार नष्ट करना ज़्यादा अच्छा है या इसकी नराई गुड़ाई करना ज़्यादा अच्छा है? देखो भैया, दोनों चीज़ ही अपनी जगह ठीक हैं, अच्छा। मगर कम से कम फसल में एक बार नराई गुड़ाई होनी चाहिए। अगर एक बार नराई गुड़ाई हो रही है तो ज़मीन जो हमारी है वो फोक हो जाती है, जिससे क्या है, जड़ जो फुटाव ले रही है उसके लिए आसानी से फुटाव की स्थिति बन जाती है। अब रही खरपतवारनाशक दवाइयों की, तो वो भी आजकल लग रही हैं। अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो शायद 20 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ जो लोग ज़मीन कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। भाई कितने मजदूर लगाएंगे हम और कहाँ से लोग लेके आएंगे? तो वो भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सब दवा आजकल बाजार में है, अपनी बायर की लोटिस आती है, तुम्हारे सीजेंटा की क्लर्स एक्स्ट्रा आती है, IAL की किक आती है, ऐसी तमाम दवाइयाँ आती हैं जिससे हम लगा देते हैं। अगर हमारी घास 2-2, 3-3 पत्ती की हो रही है, और 2-2, 3-3 पत्ती की घास है, यानी अमूमन 18 से 20 या 22 दिन की मक्का जब हुई, उसमें 2-2, 3-3 पत्ती की घास हो जाती है और हम उसका छिड़काव कर देते हैं, तो किसी भी तरह की कोई घास नहीं रहती, खेत साफ हो जाता है और उसका विशेष खर्चा भी नहीं आता। 1500 रुपये एकड़, यानी पर 300 रुपये बीघा के हिसाब का खर्चा आता है, और उसका स्वास्थ्य पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केवल इतना जरूर रहता है, जिस समय हमने दवा लगाई उस समय कम से कम 1 सप्ताह हमारे खेत में किसी भी प्रकार का कोई आवारा जानवर या उसकी घास कोई भी हमारा भाई काट के न ले जाए, चारे के रूप में पशुओं को न खिलाए। हो सकता है उससे हानि उसकी हो जाए। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जिस समय दवा लगाई है तो विशेष करके 8 दिन उस दवा में 1 सप्ताह कोई भी किसी भी प्रकार का आवारा जानवर या हमारे कोई भी किसान भाई उस घास को काट के न ले जा पाएँ, जिससे कि वो अपने पशुओं को खिलाएँ। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इतना हमें बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो दीक्षित जी ने अभी बताया कि खरपतवार के लिए नष्ट करने के लिए हम नराई गुड़ाई तो करते ही हैं, उसके अलावा अगर हम बड़े किसान हैं और बड़ी खेती करते हैं तो हम दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दवाओं का प्रयोग करने से थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि 8-10 दिन तक कोई भी जानवर, आवारा पशु खेत के अंदर ना आए, और दूसरा कि उससे कोई भी किसान कोई उसको घास को ना ले जाए जिससे कि कोई हानि हो हमारे पशुओं के लिए। तो हमें और भी जानकारी लेंगे दीक्षित जी से, और दीक्षित जी का थोड़ा कृषि फार्म आप दिखाइए। आपसे कहेंगे कि थोड़ा इनकी फसल है इसके लिए दिखाइए, कितनी सुंदर फसल है, कितनी अच्छी फसल है। अभी दीक्षित जी, कितना समय हो गया इस फसल के लिए? आपकी कितने दिन की फसल है ये? ये लगभग 55 से 60 दिन की फसल है हमारी। अच्छा, 55 से 60 दिन की फसल जी, है। जी। अच्छा, अच्छा। तो अभी कितना समय और ले लेगी ये फसल? अभी 30 दिन और ले लेगी ये। 30 दिन और ले लेगी फसल। हाँ। 30 दिन में ये तैयार हो 85 से जाएगी। 90 दिन लेती है पूरे। 85 से 90 दिन। 90 दिन लेती है। तो अनुमान कितने कुंतल एकड़ के हिसाब से ये हो जाएगी? लगभग मेरा मानना ही है कि ये कम से कम 20 कुंटल पर एकड़। पर एकड़ के हिसाब से हो इससे कम जाएगा। नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। और बाकी प्रकृति की देन है भाई। अभी जिस समय तैयार हुई और पता लगा तेज़ बारिश आई, तेज़ आंधी आई या तेज़ टेम्परेचर हो गया, तो उस समय परागण ठीक से नहीं हो पाया, दाना नहीं बैठेगा। ये भी स्थिति रहती है। होता क्या है, जिस समय हमारा फूल बनना है, परागण बनना है, और उस समय अगर तेज़ बारिश हो गई, तेज़ आंधी आ गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उस समय परागण ठीक से नहीं हो पाएगा, दाना नहीं बैठेगा, तो पैदावार कम रहती है। वैसे आज का टेम्परेचर ठीक है, मौसम ठीक है, ऐसा ही रहता है, तो कम से कम 20 कुंटल पर एकड़ की पैदावार जानी चाहिए। इससे कम का मतलब ही नहीं है कोई। अच्छा, इसका
यूज अधिकतर किस में होता है? हम लोग किसान भाई इसको अपने खाने में यूज करते हैं या इसके लिए कहीं बाहर भी सप्लाई करते हैं? कैसे किया जाता है इसके लिए? भैया अब हमारा जो है देश में बता रहा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ चुका है मक्का उत्पादन में। तो इसके बड़े पैमाने पे मक्का उत्पादन हो रहा है और मेरा मानना है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो कासगंज है, अब तक गर्मी की मक्का 12 शायद 11-12 रैक जो है यहाँ से लोड हो चुकी हैं। तो खाने में भी लोग प्रिय करते हैं। बाकी ककरी आ वो बच्चों की क्रोकरी के तमाम सामान आते हैं, बच्चों के खाने वाले कबाब हैं, बिस्किट टाइप हैं, और मैदा की नमकीन है, इसकी बहुत सामान बनते हैं। बाकी विदेशों में इसकी सप्लाई हो रही है, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे जानकारी जितनी है। मुर्गा दाना है, उसमें ये जो है प्रयोग की जाती है। दीक्षित जी, इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितनी बार लगाना चाहिए? नाइट्रोजन से मतलब ये है कि इसमें उर्वरक यूरिया लोग डालते हैं, यूरिया भी डालना चाहिए। वहाँ आजकल कंडीशनें ऐसी पैदा हो गई हैं कि लोग यूरिया की बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जो कि उसे नहीं करना चाहिए अत्यधिक मात्रा में। यूरिया एक सीमित जो है, हम 25 किलो से 30 किलो एकड़ लगाना चाहिए। और यहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 3 बार इसका प्रयोग कराता हूँ यूरिया का। और बीच में इसमें जिंक है, जाइम है, इनका भी प्रयोग कराता रहता हूँ, जिससे फसल ठीक स्वस्थ रहती है। यहाँ तक हमारे बहुत किसान भाई हैं, केवल वो यूरिया पे डिपेंड रहते हैं, जबकि ये सब गलत है। उसमें जिंक भी डालनी चाहिए, जाइम भी डालनी चाहिए। आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे-अच्छे प्रकार की जिंक और जाइम आ रही हैं, जिससे फसल हमारी बहुत स्वस्थ रहती है। दीक्षित जी ने बताया कि इस समय जो नाइट्रोजन केवल यूरिया का ही प्रयोग करते हैं, उसके साथ-साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जैविक खाद है वो भी यूज करना चाहिए कि यूरिया के साथ-साथ में आपको जिंक और जैम का भी प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई अधिकतर केवल यूरिया को ही लगाते रहते हैं, 2, 3, 4 बार तक यूज करते हैं, लेकिन दीक्षित जी ने बताया कि एक सीमित मात्रा में ही उसका उपयोग करना चाहिए। अब हम क्या सावधानी रखनी चाहिए बरसात के दिनों में, तो उसके बारे में अभी बताएंगे। हम अपनी फसल के नज़दीक पहुंच रहे हैं, आइए और दीक्षित जी से जानकारी लेंगे कि अभी सभी पौधे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए, लेकिन एक पौधा है जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें शायद कीड़ा लगा हुआ है। इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी रहे? तो मैं इसी जानकारी को अभी दीक्षित जी से जानकारी लेते हैं। भैया आजकल बरसात में क्या लगभग हर फसल में रहता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, सुंडी का एक प्रकोप रहता है फसल में। तो सुंडी के लिए हम दवा का प्रयोग करते हैं। बाज़ार में कई तरह की आ रही हैं, एफएम कोराजिन करके आती है, हम उसको भी लगाते हैं। और डेविल भी आ रही है बाज़ार में, बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं। मगर मैंने इसमें एक आती है जो है सिमरी बाई, जो लोग देसी भाषा में बोलते हैं सिमरी बाई दवा, हेमावेक्टिन 5EC करके, मैंने उसका प्रयोग कराया। इसमें एफएमसी का फटेरा आता है, फिर दूसरी बार में उसे कोत में डलवाया। तो आप देख रहे हैं ये पौधा किसी कारणवश छूट गया, इस पर दवा का प्रकोप नहीं आ पाया, स्प्रे नहीं हो पाई। अगर ये स्प्रे इस पर नहीं होती तो आज की कंडीशन में सारी मक्का मेरी इसी कंडीशन में होती और मैं इससे कोई उपज नहीं ले पाता। इसलिए सुंडी के प्रकोप को देखते हुए, जहाँ आपको ये महसूस हो कि कहीं सुंडी का प्रकोप हो रहा है, तो आप तुरंत उसमें दवा का छिड़काव कराइए। अगर आप दवा का छिड़काव नहीं कराते हैं, सुंडी की दवा का छिड़काव नहीं कराते हैं, तो आपकी फसल कोई पैदावार नहीं देगी। और रहा उसका जो है भविष्य में मक्का खाने में कोई साइड इफ़ेक्ट, तो मेरा मानना है उस समय तक कोई इस पे ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। हाँ, इतना ज़रूर है, जिस समय हमने सुंडी की दवा लगाई है तो उस समय उस चारे को हम पशुओं को नहीं खिला सकते, बस। तो बरसात के दिनों में किसान भाइयों, ये कीड़े का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसके लिए हमारे किसान हैं दीक्षित जी, उन्होंने बताया कि मतलब वो इसमें दवा का छिड़काव करना चाहिए। जो भी दवा के इन्होंने नाम बताए उसका विशेष ध्यान रखिए और अपनी फसल का बहुत अच्छे से लालन पालन करते रहिए। अच्छा दीक्षित जी, मुझे ये और बताने का प्रयास करें कि जब एक और बात पूछना चाहते हैं कि हमारी जब फसल तैयार हो जाती है, इसके बाद में इसका जो दाना निकलता है, उसके बाद में ये चारा होता है, तो ये सूख जाता होगा, तो इसका क्या यूज है? इसका क्या यूज करते हैं? ये जो है अपनी पूरी अवस्था में हो जाती है तो भुंडे इसके निकलवा के, जो भी इसका हमारा मक्का का उत्पादन होता है वो तो मंडी जाता है। और उसका जो है लगभग हमको
40 से 50,000 रुपया पर एकड़ का हमको मिल जाता है पैसा। वो मंडी के रेट के ऊपर रहता है। अब इसका चारा रह गया, चारा ये पशुओं के काम आता है, पशुओं को खिलाने के काम, क्योंकि हमारे यहाँ चारे की मात्रा की कमी है। हम हर पशुओं को भूसा नहीं खिला सकते गेहूँ का, उसका जो है गेहूँ वाला, और ये चारे के काम आता है। बढ़िया बिक्री इसकी मिलती है, रेट बढ़िया मिलते हैं हमें इसके। जो है हमारा 10,000 से 15,000 रुपया पर एकड़ का चारा खेत से उठ के चला जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम आपको बता दें कि हमारे दीक्षित जी ने जो मक्का की फसल की है और वो बहुत अच्छी फसल है, और उसके उत्पादन के बारे में भी बताया, उनकी समस्याओं के बारे में बताया, और बहुत अच्छी जानकारी मिली। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जानकारी के लिए शेयर करें और देखें इसके लिए, और अधिक से अधिक किसान भाइयों के लिए बताएं, और वीडियो के लिए शेयर करें, और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, और हम इस तरीके की किसान से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।